नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम और आज हम लोग अपना ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 20 कवर करेंगे, जो कि बात कर रहा है गुप्ता एम्पायर की। तो दोस्तों, गुप्ता एम्पायर की जो हम बात करेंगे तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड रिवाइज कराऊंगा। अभी तक हमने जो पिछले 19 क्लासेस में पढ़ा है वो एक बार बहुत ही क्विक रिकैप करते हैं, क्योंकि वो अपना एक तरह से पहला टॉपिक भी बनेगा। राइट, जो पहला टॉपिक आप देखोगे तो इट इज बेसिकली बैकग्राउंड। तो मैं उस बैकग्राउंड को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं कि किस बैकड्रॉप में गुप्ता एम्पायर आ रहा है, लेकिन मैं आपको और पीछे ले जाऊंगा। अब याद करिए, सबसे पहले जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करी थी तो हमने सबसे पहले स्टोन एज की बात करी थी, और वहां मैंने आपको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक इन सब की बात करी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कॉपर एज यानी कि चाल्कोलिथिक कल्चर। देन वी डिस्कस दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद फिर मैंने आपको वैदिक पीरियड पढ़ाया था। वैदिक पीरियड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, एंड लेटर वैदिक पीरियड, राइट। और दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन है अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक की, वो थी 1000 बीसी। और मैंने बताया था कि डिवाइडिंग लाइन क्या है। डिवाइडिंग लाइन इज 1000 बीसी में हुई थी आयरन की डिस्कवरी। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड था, जहां पर इकोनॉमी लोगों की पैस्टोरल थी, तो लोग पैस्टोरलिज्म करते थे, एग्रीकल्चर लोग जानते थे, बट पैस्टोरलिज्म वाज द मेन फोर्स। फिर मैंने आपको उसकी पॉलिटी डिस्कस करी थी। पॉलिटी वाज जना, सोसाइटी वाज ट्राइबल। लोग ट्राइबल सोसाइटी थी लोगों की, यानी कि लोग सिंगल यूनिट में रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड टू यू कि कुरु एक ट्राइब है, कुरु। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो वही जो जना लोग थे, जो पॉलिटी जना थी, एक जन कुरु लोग रह रहे थे। 1000 एडी 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी के बाद लेटर वैदिक पीरियड में वही चीज जनपद में कन्वर्ट हो गई। सो जना बिकेम जनपद, कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र, है ना। जैसे कि और एग्जांपल लीजिए पंचाल। पंचाल मतलब जहां पर 5 ट्राइब्स एक साथ रह रही हैं, समझ रहे हो। अब खाली ट्राइब अलग अलग नहीं रह रही हैं। सोचिए, आप इमेजिन करिए एक लोकेलिटी, एक एरिया सोच लीजिए, अपने दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन कर लीजिए, पहाड़ वहाड़ सब कुछ है अगल बगल, और लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलर ट्राइब के लोग एक जगह रह रहे हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइप के लोग एक जगह रह रहे हैं, तो वो पहले कुरु ट्राइब। जब वो मतलब आप एक एरिया में रहने लग गए, एक डिफाइंड टेरिटरी हो गया, सेट ऑफ रूल्स आ गए, इकोनॉमी प्रॉस्परस हो गई, दैट बिकेम कुरुक्षेत्र। पंचाल जहां पर 5 ट्राइब्स रह रहे हो, विदेह जिसका कोई देह ना हो, इस प्रकार से यहाँ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी वो भी पैस्टोरल से अब एग्रीकल्चर हो गई, तो ये चेंजेस देखने को मिले। जना बिकेम जनपद। अब यही सब जनपद जो है, बहुत सारे जनपद थे। ये सब जनपद कभी आपस में लड़ रहे हैं, कभी किसी की लड़ाई किसी से हो गई, किसी की शादी हो गई, कहीं हो गया, तो वो जनपद आपस में मिल जाते थे, टूट जाते थे। तो ऐसे करते करते 16 बड़े बड़े महाजनपद देखने को मिलते हैं, और उन 16 महाजनपदों की आपस में जो लड़ाई है वो शुरू होती है फॉर दी सुप्रीमेसी। और ऐसे में एक महाजनपद है जो सबसे ऊपर विक्टोरियस निकल के आता है, वो था मगध, राइट। और मगध में जब सबसे पहले कोई डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टी की बात करेंगे, शुरुआत होती है, तो वो होती है बृहदत्त डायनेस्टी से, राइट। लेकिन बृहदत्त डायनेस्टी मैंने बताया था कि वो एक्सपेंशन नहीं कर रही है कहीं भी, मतलब जहां मगध में है, पाटलिपुत्रा बैठे हैं तो वहीं बैठे हुए हैं मगध में, ठीक है। मगध बोलिए, नॉट पाटलिपुत्र, ऑल्सो मगध बोलिए, वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो एक्सपेंशन है मगध का, वो शुरू होता है फ्रॉम दी हरियंग डायनेस्टी। आई डिस्कस विद यू अबाउट द 3 रूलर्स, राइट। मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पूरा बिंबिसार। आई डिस्कस विद यू अबाउट द रूलर्स अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, इन सब के बारे में। तो हरियंग डायनेस्टी फॉलोड बाय शिशुनाग डायनेस्टी, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी मैंने बताया था कि बहुत बड़ा साम्राज्य जो है मगध का हो गया था महापद्मनंद के टाइम पे ही। महापद्मनंद ने उपाधि ली थी, उसको बोला जाता था एक छत्र, या फिर एक रथ बोला जाता था, या फिर टाइटल मिला था उसको सर्व छत्रांतक, राइट। महापद्मनंद के बाद मतलब ही इज कॉल्ड द एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा साम्राज्य नंदास का हुआ था। फिर उसके बाद धनानंद गद्दी बैठा। धनानंद बहुत ही एक शुरुएट, मतलब एक ईगोइस्टिक राजा था, राइट। और उसी समय पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत में हो सकता था, और ये बात आचार्य चाणक्य जी को पता चलती है। आचार्य चाणक्य जी जाते हैं धनानंद के पास उनके कोर्ट में कि भैया आपको सामने आना पड़ेगा, और अलक्षेंद्र जो भारत की तरफ मार्च कर रहा है और वो इंडिया पे, भारत पे अपना हमला कर सकता है, तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आचार्य चाणक्य का यहाँ पर हो जाता है अपमान, और उसके बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव था अलक्षेंद्र को हराने का या अलेक्जेंडर को हराने का, वो खत्म हो जाता है। और अब उनका टारगेट ये होता है कि मुझे अब बात करनी है, या मुझे अब हराना है पहले इस आदमी को, धनानंद। क्योंकि जो राजा
अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है या उनके लिए सामने खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे राजाओं को पहले हिंदुस्तान से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आचार्य चाणक्य निकल जाते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का बालक मिलता है। वो उसको अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं, जब तक्षशिला ले जाते हैं और वहाँ पर उसको ट्रेन करते हैं। स्ट्रैटेजी बनती है किस प्रकार से हम धनानंद को गिराएं। स्ट्रैटेजी ये थी कि लेट अलक्षेंद्र हमला करने दो अलक्षेंद्र को और धनानंद को हराने दो, और पहले हम अलक्षेंद्र का ट्रस्ट जीतेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य ट्रस्ट जीतेगा और फिर वही हराएगा धनानंद को मिलकर, और एक बार जब अलेक्जेंडर वापस चला जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठ जाएगा। इस तरह का स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन रही थी। बट अलक्षेंद्र की जो सेना थी, उसकी जो आर्मी थी, वो अटैक करने से मना कर देती है, उसकी सेना ही मना कर देती है। इस तरह की लाइन भी आती है किताबों के अंदर। मैंने एनसीईआरटी में बताया था कि अलक्षेंद्र ने कहा कि वो राजा जिसने कभी दुनिया के सामने हार नहीं देखी हो, उसको अपनी ही सेना के सामने हार देखना पड़ा। इसकी सेना ने आगे मार्च करने से मना कर दिया था, थक गई थी सेना, डिजीज्ड हो गई थी, है ना, मतलब बीमारियां बहुत फैल उनको होने लगी थी, तो वो लोग थक गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ये भी पता था कि धनानंद के पास हाथी वाली सेना है, हाथी हैं, और वो उनको टक्कर कर देना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा उनको ये भी पता था कि किस प्रकार से भारत के जो रूलर्स हैं, जो नदी के किनारे बेसिकली रहते हैं, वो किस प्रकार से लड़े थे, है ना, जैसे इनका लड़ाई अलक्षेंद्र की लड़ाई जो होती है पोरस के साथ होती है, राइट। तो इस प्रकार से वहाँ से फिर अलेक्जेंडर की सेना वापस चली जाती है और सेलिकस निकेटर को गवर्नर बना के अपॉइंट करके चले जाते हैं। फिर यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की स्ट्रैटेजी दूसरी बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो ये प्लान करते हैं कैसे हम नंदास को इंटरनली तोड़ें। तो नंदास के अंडर एक बड़े मिनिस्टर थे, आई थिंक उनका नाम था शतकार, और उनकी बेटी जो है वो उसको प्रपोजल जो राजा थे धनानंद थे, वो प्रपोजल भेज देते हैं कि शादी करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ से बगावत के बीज जो है थोड़े से उगने लगते हैं और उसका फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यहाँ से फिर मतलब बाहर से अटैक भी हुआ और अंदर से धनानंद की आर्मी टूट गई, एंड दिस इज़ हाउ नंदास का डाउनफॉल हो गया। तो यहाँ से मौर्यन एम्पायर जो है वो सरफेस होता है। मैं आपको इसलिए कहानी रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता रहे कि हाँ, मौर्यन एम्पायर जब बना तो वो अंपायर बना, ठीक है। इससे पहले जो नाम सारे आप सुन रहे थे वो डायनेस्टीज के थे, है ना, उनको डायनेस्टी वर्ड उनके आगे लिखा गया, बृहदत डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। इट वाज नेवर अंपायर, बट पहली बार मौर्यन अंपायर वर्ड यहाँ पर जो है वो सामने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मौर्यन अंपायर, राइट। अब जब मौर्यन अंपायर फॉर्म होता है तो मैंने आपको मौर्यन अंपायर में चंद्रगुप्त के बारे में डिस्कस किया, बिंदुसार के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको अशोक के बारे में पढ़ाया, है ना। और फिर मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ऑफकोर्स अशोका की जो पॉलिसीज थी, है ना, ही चेंज फ्रॉम फिजिकल कॉन्क्वेस्ट टू कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि बेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को फॉलो करने लग गया, है ना। और वो फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि दैट वो अपने लोगों से बात करता था थ्रू इंस्क्रिप्शंस लिखवा के, जैसे कि जो साउथ के किंगडम्स थे, जो आपके डेक्कन के किंगडम्स थे, उनको बॉर्डर पीपल करके बुलाया करता था, राइट। तो मैंने आपको ये मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था, उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सब मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे उनके प्रोविंसेस मौर्य, क्योंकि बहुत बड़ा अंपायर था, राइट फ्रॉम, आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट के उधर से लेकर नीचे तक आप आओगे तो गोदावरी वैली इधर तक आपको मिलेगा, राइट। बहुत बड़ा साम्राज्य जो है उनका बन गया था। तो इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने डिवाइड कर दिया था 5 प्रोविंसेस में, राइट। फिर मैंने आपको डिस्कस भी किया था, उत्तरापथ था, दक्षिणापथ था, प्रच्यपथ था, अवंतीपथ था, मगध था, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया। इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इन प्रोविंसेस के अंदर मंत्री हुआ करते थे, है ना, इन जो उनको गवर्न करते थे, राइट। और ये सिस्टम अर्बन और रूरल एरियाज दोनों के लिए बनाया गया था, मैंने इसे डिस्कस किया था आपको, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब मौर्यन एम्पायर वीक होने लगा, यानी कि अशोका की डेथ के बाद 232 BC आई थिंक, तो उनकी डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक तरफ आपको वेस्टर्न पार्ट मिला जो कि कुणाल रूल कर रहे थे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहे थे। अब वहाँ से फॉरेन इन्वेजन होना शुरू होते हैं, तो जिसकी वजह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर उनके हाथ से निकल जाता है मौर्यास के, और वहाँ से अब फॉरेन इन्वेजन लाइक इंडो ग्रीक्स, फिर सिंथियंस यानी कि शाकाज, देन पार्थियंस यानी कि ईरान, यानी फिर कुशांस, इन सब का यहाँ पर इन्वेजन शुरू होता है। और मैंने बताया कि इन्वेजन भी क्यों होता है, एक रीज़न ये था कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, एंड उससे बड़ा रीज़न ये था कि जो आपकी यूजी ट्राइब थी, जो कुशाणों की एक यूजी ट्राइब थी, यूजी ट्राइब वांटेड टू इन्वेड चाइना, लेकिन चाइना के राजा ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, जिसकी वजह से अब वो यूजी ट्राइब आगे से मूव करके आ रहे थे। तो उन्होंने पुश किया सिंथियंस को, सिंथियंस ने पुश किया बैक्ट्रियन ग्रीक्स को, इस तरह से इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन शुरू होता है।
लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर था वो था दशरथ के अंदर। दशरथ के जो सक्सेसर आए बड़े ही वीक थे, और इस प्रकार से धीमे धीमे आप देखोगे लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहदत्त मौर्य, और उनको उनके कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। और जब उनको मारा तो किसी भी लोग ने कोई विद्रोह नहीं किया, क्योंकि एवरीवन न्यू कि बृहदत्त मौर्य वाज नॉट अ कॉम्पिटेंट रूलर, और इसलिए कोई भी बगावत नहीं हुई और शुंगा डायनेस्टी वहां आ जाती है जहां पर ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर जहां पहले रूल कर रहा था। शुंगास के बाद वहां कानवाज आते हैं, है ना, और नेटिव रूलर्स में मैंने आपको सातवाहनों के बारे में डिस्कस किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, सातवाहन रूल कर रहे थे डेक्कन के एरिया में, ठीक है, और डेक्कन के एरिया में सातवाहनों के मैंने आपको सात रूलर्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया में तो आपको दिख गया कि इंडो ग्रीक्स आए, देन साकाज आए, साकाज की भी यहाँ 5 ब्रांचेस बनी, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में वो रूल ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं, ठीक है। मथुरा में भी रूल करते हैं, वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी बड़ा रूल करते हैं। देन पार्थियंस का भी इतना नहीं रहा, हाँ, फिर उसके बाद कुषाणों का बहुत बड़ा रूल रहा, और वो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमने सातवाहनों की बात करी थी, सातवाहनों का देखा था, हमने डिस्कस किया था कि सातवाहनों के 7 मेजर राजा थे। सिमुक उनका जो है वो फाउंडर था, उसके बाद उनका भाई कान्हा गद्दी में बैठा, और कान्हा के बाद जो सिमुक का बेटा था श्री सतकर्णी, वो गद्दी बैठता है। और मैंने आपको कहानी शेयर की थी कि भाई जो कलिंग के राजा थे वो अटैक करते हैं सातवाहनों पे, तो जो सातवाहनों के अलाइज थे वो अलाइज कब्जे में आ जाते हैं। इसी कब्जे इन्हीं अलाइज को छुड़ाने के लिए, इसी एरिया से बाहर खदेड़ भगाने के लिए कलिंग को श्री सतकर्णी जो हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और कलिंग के राजाओं को, कलिंग की सेना को वापस भेज देते हैं, खदेड़ देते हैं बाहर की तरफ। इसीलिए ये नाम जो सातकर्णी है या सातकर्णी है, वो सातकर्णी नाम आगे के राजाओं ने अडॉप्ट किया, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, जैसे कि वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, जैसे कि यज्ञश्री सातकर्णी। और एक चीज़ और नोटिसेबल थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो रूलर्स थे ये अपनी माँ के नामों को अडॉप्ट करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र, पुत्र किसका, गौतमी पुत्र, है ना। तो जैसे आप देखोगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ थी उनका नाम था गौतमी बालासारी, तो उसके उनके नाम पे नाम रखा गया। सिमिलरली वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री, है ना। तो एक बात समझ में आ रही है कि हाँ, मैट्रीलिनियल सोसाइटी थी, यानी कि माओ को स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज वेरी गुड इन दैट टाइम, राइट। फिर मैंने आपको 1 2 3 के बाद फिर मैंने आपको ये सब चीज़ कैसे पता चलती है हमको, दिस वी केम टू नो थ्रू दी नाना घाट इंस्क्रिप्शन, राइट, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। और श्री सातकर्णी की वाइफ के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, नगामिका के बारे में, कि नगामिका ने उनको जो है इस ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था कि ही इज़ दी दक्षिणापथ पति, यानी ही इज़ द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। ये चीज़ ही मैंने आपको डिस्कस करी थी, राइट। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे कई सारे रूलर्स की इंफॉर्मेशन बीच में मिली, फिर उसका कैसे हमको पता चलता है 17th रूलर हल के बारे में। तो उनके द्वारा एक बुक कंपोज करी गई थी जिसका नाम है गत सप्तशती, या जिसको हम लोग सत्यसाई भी कहते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद कई सौ सालों तक हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। देन हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। हमको पता चलता है यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने नहपान के पूरे लिनिएज को खत्म कर दिया था। नहपान वॉज बेसिकली अ वेस्टर्न क्षत्राप, वेस्टर्न साका रूलर था वो, और कैसे उसको खत्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस नहपान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की वाइफ का अपहरण किया था, एंड दैट इज वाई वो लड़ाई यहाँ पर हुई और पूरा पूरा लिनिएज गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खत्म कर दिया। इस बात का हमको पता कैसे चलता है, ये हमको पता चलता है कि जो सिक्के मिले हैं हमको, जहाँ पहले नहपान रूल कर रहा था वहाँ हमको 8000 से ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स मिले हैं, जिसपे पहले नहपान की फोटो रही होगी, उसके ऊपर एम्बेडिंग करवाई है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी फोटोज की, ठीक है। तो वो समझ में आता है कि यहाँ से ये राजा ने ओवरकम या ओवर पावर कर दिया था नाहपान को। उसके बाद मैंने वशिष्ठ पुत्र पुलामाई की कहानी बताई थी, कैसे उनका रुद्रदमन वन, जो कि आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उनसे लड़ाई हुई और रुद्रदमन वन ने 2 बार उनको हराया, लेकिन फुल्ली खत्म नहीं कर पाए। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न बेसिकली ये रहा कि उन दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंस था, ठीक है। और इस बात का वर्णन रुद्रदमन वन खुद अपने इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में करते हैं और बताते हैं कि मैंने 2 बार हराया वशिष्ठ पुत्र पुलमाई को, लेकिन मैं उसको फुल्ली खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। और ये क्यों होता है मैंने बताया, क्योंकि इनका बीच का मैट्रिमोनियल अलायंस था। और मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो आप देखने को मिलेगा, जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ तो जो वाइफ थी रुद्रदमन वन की, सॉरी जो बेटी थी रुद्रदमन वन की, वो वाइफ हो गई वशिष्ठ पुत्र पुलामाई की। तो रुद्रदमन की बेटी ने या फिर उनकी वशिष्ठ पुत्र की वाइफ ने ये चीज़ कान्हेरी इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाई थी, कान्हेरी केव्स के अंदर भी लिखवाई थी, ठीक है। और ये भी कहा था कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है ना। मतलब एक तरह से
वशिष्ठ पुत्र पुलमाई को 2 बार हराया गया उनके फादर इन लॉ ने ही, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हमको पता चलती हैं। देन आई डिस्कस विद यू अबाउट यज्ञ सातकर्णी एंड मैंने फिर आपके उनके मटेरियल एस्पेक्ट जो सातवाहनों के थे वो सब डिस्कस किया। तो बेसिकली दिस वाज द एंटायर बैकग्राउंड। फिर मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में चोला, चेरास, पांड्यास इनके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, बैकग्राउंड जो मैंने आपको पूरा बताया, इसी बैकग्राउंड के चलते आपको एक चीज़ लिखनी है और थोड़ी समझनी है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ भारत की, ठीक है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूं, तो अगर हम इसके नॉर्थ वाले हिस्से को देखेंगे तो नॉर्थ वाले हिस्से में जो लोग प्रॉस्परस तरीके से रह रहे थे, दे वर द कुशान्स, ठीक है। और इनके प्रॉस्परस होने का क्या बड़ा रीजन था, मैंने बताया आपको कि भैया कुशान, याद करिए कि कुशानों का जो कब्जा है वो सिल्क रूट के ऊपर था। तो जब आप उस सिल्क रूट पे कब्जा कर रहे हो, यानी कि इकोनॉमिकली आप बड़े स्ट्रांग हो गए हो, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तो डेफिनेटली पॉलिटिकल यूनिटी आपको अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप देखोगे ऑन दी साउथ साइड, देखोगे ऑन दी साउथ, तो साउथ में इनफैक्ट हम बात करेंगे डेक्कन की। तो डेक्कन में जो रूल था वो किसका था, वो था सातवाहनों का, वो था सातवाहनों का रूल, राइट। और इन दोनों ने मिलकर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दी, ठीक है। ये बोथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी नॉर्थ में और इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी साउथ के अंदर, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मुझे मिली, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मिली। बात समझ में आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दोनों चीजें यहां से इनको मिली। और जब इन लोगों का टेन्योर खत्म होता है, जब दे कम टू अ डिक्लाइन, तो इसके बाद जो यहां पर सामने आते हैं रूल करने, दे वेर दी गुप्तास, दे वेर दी गुप्तास। गुप्तास बेसिकली उनको वैश्य ओरिजिन माना जाता है, दे आर, उनका ओरिजिन जो है वो वैश्य ओरिजिन है। और प्लस यू विल सी कि गुप्तास का जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा देखने के लिए 335 AD से लेकर समवेयर अराउंड 455 AD तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ उनका टेन्योर जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 1 सेंचुरी से ऊपर वो यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है, गुप्तास का। और इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है कि गुप्तास जो मेनली रूल करना शुरू करते हैं वो बिहार के एरिया में शुरू करते हैं, बिहार एंड यूपी के एरिया में स्टार्ट करते हैं। और यूपी से, मतलब यूपी ज़्यादा, यूपी उनका सेंटर बनता है, यूपी से ज़्यादा। और ये एरिया ऑफ कोर्स क्यों, यहाँ से क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉस्पेरस एरिया था, गंगा यमुना द्वाब का एरिया था। तो यहाँ से इनका जो एक्सपेंशन जो है वो शुरू होता है। अब गुप्ताज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये लोग जो है, दे वर बेसिकली नोन एज द फ्यूडिटरीज ऑफ कुशान्स, ठीक है ना। इनको फ्यूडिटरीज कहा जाता था, फ्यूडिटरीज ऑफ कुशान, ठीक है। फ्यूडिटरीज का मतलब क्या, जो कुशानों की जमीनें थी वो गुप्तास क्या कर रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे, अपन उनको देखभाल उनकी करते थे। तो दे वे बेसिकली कंसिडर द फ्यूडिटरीज ऑफ कुशान्स। और बहुत सारी चीज़ें कुशानों की, जैसे कुशानों के आप देखोगे तो कॉइन्स की बात करेंगे, है ना, उसको भी इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ हद तक सेम लिया, राइट। तो इस तरह से चीज़ें थी कुशानों का। जैसे हॉर्स राइडिंग बड़ा ही उनका वो था, तो हॉर्समैन की जो इज्जत है, मतलब हॉर्समैन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको गुप्तास के टाइम में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। इनके टाइम में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर जाननी है। अब एक बार ज़रा देख लेते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ लिखी हैं, सेम चीज़ें लिखी होंगी, तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए ज़रा, जैसे लिखा है कि मौर्यन एम्पायर जब ब्रेकडाउन होता है तो वो उससे सातवाहन निकल के आते हैं इन दी साउथ, और कुशान निकल के आते हैं इन दी नॉर्थ, राइट। और सातवाहन ने जो स्टेबिलिटी दी इन दी डेक्कन, वही, और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दी, सेम चीज़ कुशानों ने यहाँ पर इनको इंडिया में प्रोवाइड करी। तो बेसिकली सातवाहन और कुशान के इन दोनों ही अंपायर्स का जब डिक्लाइन होता है इन दी मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी एडी, तो उन्हीं के डिक्लाइन के बाद गुप्ताज अंपायर यहाँ पर डोमिनेट करते हुए इमर्ज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि दे आर बेसिकली, आप देखोगे दे इमर्ज ऑन द रूइंस ऑफ कुशान एम्पायर डोमिनेटिंग फ्रॉम कुशान एंड सातवाहन टेरिटरी। तो वो कुशान एम्पायर के जो, मतलब उनके रूइंस जहाँ पर वो डिक्लाइन कर जाते हैं, तो उसके बाद इनका रूल जो है वो शुरू होता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये वैश्य ओरिजिन के माने जाते हैं, ठीक है। नाउ एज यू आर सीइंग, मैंने आपको बताया कि इनका जो टेन्योर है वो आप देख रहे हो 335 AD से लेकर 455 AD है, लगभग 1 सेंचुरी के आसपास तक इनका रूल है। बट बहुत बड़ा रूल नहीं था,
ठीक है, बहुत बड़ा रूल नहीं है, बट स्टिल यू आर सेइंग कि मौर्यन अंपायर से छोटा रूल है इनका, बट फिर भी गुप्ताज जो है उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो भी इंपॉर्टेंस था इन द कल्चरल फील्ड, वो सब चीज़ आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दे वर बेसिकली सेंटर्ड, मैंने आप बताया कि यूपी बिहार के एरिया में वो सेंटर करते हैं और यहीं से वो अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ सी उत्तर प्रदेश हेल्ड ग्रेट इन सिग्निफिकेंस, राइट। और अच्छा एक चीज और है जो मुझे यहां पर लग रहा है, मैं बताऊं आपको, कोई पॉइंट मिस हुआ है क्या? द गुप्ता एम्पायर इमर्ज फ्रॉम द ruins of the Kushan Empire, dominating from this the Guptas, possibly of Vaishya origin, ruled North India from Itna to ensuring political unity. While smaller than Mauryan Empire, the Gupta realm was influential, centered in UP Bihar in the 3rd century AD. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में यहाँ पर अच्छे से आ गई होगी। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कॉइन्स को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था, मैंने आपको भी बताया, रीजन इसका साफ है, एविडेंस बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अर्ली कॉइन्स। तो हमको अर्ली कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस गुप्तास के यूपी में मिलना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमको ये समझ में आता है कि गुप्तास का जो रेलेवेंस या फिर सिग्निफिकेंस है वो पहले उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। एक्सक्लूडिंग सब इंस्क्रिप्शंस इन मध्य प्रदेश के कुछ इंस्क्रिप्शंस को आप छोड़ दीजिए अगर, तो उत्तर प्रदेश स्टैंड्स आउट एज द प्राइमरी एरिया फॉर गुप्ता एंटिक्विटीज। ठीक है, मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको मध्य प्रदेश के काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, बट यूपी में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश लाइकली सर्व्ड एज द गुप्ता ऑपरेशनल हब, यहाँ से गुप्ताज ऑपरेट करते थे ना। उसमें भी आपको पता है कि जो प्रयाग वाला एरिया है, यानी मॉडर्न जो इलाहाबाद का जो अभी नाम है प्रयाग, वहाँ से आप देख रहे हो इनिशियली इट वाज आल्सो ऑलरेडी प्रयाग, तो प्रयाग से ये लोग यहाँ पर रूल जो है वो कर रहे थे। इट वाज द सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम वेयर दे एक्सपैंडेड इनटू द नेबरिंग रीजन्स, और प्रयाग से या यूपी से फिर गुप्ताज जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं और बाकी पूरे भारत में वो फैलना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नाउ ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ सी गुप्ताज पॉसिबली सर्व्ड एज कुशान फ्यूडिटरीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये पॉइंट कि गुप्ताज जो है कंसिडर किए जाते हैं कि वो कुशाणों के फ्यूडिटरी थे। अब अगर सिंपल सी बात है, फ्यूडिटरीज नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे सातवाहनों की, तो मैंने आपको बताया था कि जब सातवाहन का एक एरिया था, सातवाहन ने कैप्चर किया था, जिसका नाम था टोंडाई मंडलम, टोंडाई मंडलम, राइट। अगर आपको याद आ रहा हो तो टोंडाई मंडलम जो एरिया था जो उसको सातवाहनों ने जीता था, ये एरिया सातवाहनों ने दे दिया था किसको? पल्लवास को दे दिया था। किसको? पल्लवास को दे दिया था, राइट। ठीक है, तो पल्लवास वे बेसिकली क्या? पल्लवास वे बेसिकली द फ्यूडिटरीज ऑफ सातवाहन, यानी कि लैंड सातवाहनों की है, जीती इन्होंने है, जीतकर इनको दे दी, तो दे वर बेसिकली द फ्यूडिटरीज। अरे ये क्या थे? ये फ्यूडिटरीज हो गए किसके? सातवाहनों के। जब सातवाहन किंगडम डिक्लाइन किया तो इस जगह पे आते हैं क्या? वाकाटाकास। कौन आते हैं? वाकाटाकास रूल करने आते हैं। ठीक है, और जब वाकाटाकास यहाँ रूल करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या पल्लवास वाकाटाकास के फ्यूडिटरी हो जाएंगे? ये ऐसा नहीं हो पाया। पल्लवास ने यहाँ अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपनी कैपिटल कांची यहाँ पर बनाई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखोगे कि गुप्ताज हैं वो बेसिकली दे वर द फ्यूडिटरीज इन उत्तर प्रदेश, सीमलेसली सक्सीडिंग देम। और फिर गुप्ताज ने अपने आप को सक्सीड, मतलब इन कुशाणों को सक्सीड किया। ठीक है, इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार गुप्ता एंटिक्विटीज क्विकली फॉलोड कुशान रिमेन्स। अब कुशाणों के जो रिमेन्स मिलते हैं यूपी और बिहार में, तो जब और यहाँ पर खुदाई हुई तो कुशाणों के रिमेन्स के बाद आपको उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार के एरिया में गुप्ताज के एंटिक्विटीज या गुप्ता के रिमेन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज था कि पहले गुप्ताज थे और फिर उसके बाद पहले कुशाण थे इस जगह पे, फिर उसके गुप्ताज आए। तो ऑब्वियसली आपको एक सीरीज देखने को मिल रहा है इवेंट्स का। गुप्ताज लाइकली अडॉप्टेड कुशान प्रैक्टिस। मैंने कहा था कि बहुत सारी प्रैक्टिस, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको हॉर्समैन वाली, राइट। अब उसके अलावा जो कुशाणों के पहनने के तरीके थे, उन्होंने वो चीज़ गुप्ता अडॉप्ट किए। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है बटन्ड कोट्स, ठीक है ना, जैसे कि ट्राउजर्स, जैसे कि बूट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं गुप्ताज ने एज इट इज़ कुशाणों की यहाँ पर अडॉप्ट की। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो लिखा है हॉर्समैनशिप, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, कुशाणों का जैसे था हॉर्समैनशिप, चैरियट मेकिंग, चैरियट चलाना, घुड़सवार होना, घुड़सवारी, चैरियट्स, बग्गी जो होती थी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो हॉर्समैन की आने लग जाएगी। नाउ सिमिलर टू द कुशान्स, गुप्ता कॉइन्स भी जो है दे आर डिपिक्टिंग हॉर्समैन, है ना। गुप्ता कॉइन्स में भी देखिए, आप देख सकते हैं हॉर्सेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्समैन। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ गुप्ताज में स्किल जो थी हॉर्समैन की वो मैटर कर रही है, चैरियट्स इतना मैटर नहीं करेंगे। अब मैटर ये करेगा कि हॉर्समैन कितना है। देखो
डिमिनिशिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्स चैरियट्स। जो चैरियट्स थे, बग्गी थी घोड़ों की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चलाने वाला हाथियों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा गुप्ता के पीरियड में। बट इंपॉर्टेंट क्या बचा? इंपॉर्टेंट बना कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आप उस हॉर्स को कितना अच्छे से चला पा रहे हो, कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो, आप कितनी अच्छी घुड़सवारी कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो गया। चैरियट सब इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं रह गए। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक एडवांस इन रीजनल डोमिनेंस। नाउ सी, अब यहां पर यही समझाया गया है कि इस प्रकार से कैसा ये रीजनल धीमे धीमे डोमिनेट करना शुरू हुआ। एंड एज आई टोल्ड यू, आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वाकाटाकास का एरिया था। ठीक है, वाकाटाकास यहां रूल कर रहे थे, पहले यहां पर सातवाहन थे, राइट। और नीचे आप देख रहे हो तो ये पल्लवास थे, और यहीं पर पल्लवास ने अपनी कैपिटल कांचीपुरम को बनाया, कांची को बनाया। ठीक है, होपफुली ये भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, वेस्टर्न सत्राप, ये देखिए वो अभी भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एरिया था। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये गुप्तास का एरिया आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो वो जहाँ पर गुप्ता जो है डोमिनेशन कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द एरिया ऑफ प्रयाग, जहाँ उनका सेंटर था। तो इस प्रकार से वो अब इसको कैप्चर करेंगे। अभी वो इतने एरिया में है, तो वो आगे बढ़ेंगे तो वो मालवा कैप्चर करेंगे। ठीक है, फिर वो आगे आप बढ़ोगे, आप देखोगे कि मालवास के बाद फिर वो उज्जैन पे भी अपनी नज़र जमाएंगे, फिर वो साकास को और पीछे खदेड़ेंगे। इस प्रकार से गुप्ता जो है धीमे धीमे इनके जो रूलर्स थे वो धीमे धीमे कैप्चर करते चले जाएंगे। तो लेट अस सी कैसे कैप्चरिंग हो रही है। गुप्ताज हैड स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस विद देयर बेस इन फर्टाइल मध्य देश। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो मध्य देश है, यानी कि मध्य प्रदेश रहा, वहां पर या फिर यूपी बिहार का जो एरिया है वो बड़ा ही फर्टाइल एरिया है ना। गंगा यमुना का जो आपका एरिया है तो बड़ा ही फर्टाइल एरिया है, और फर्टिलिटी की वजह से आप देखोगे कि इस जगह पर फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस एग्रीकल्चर के अलावा आप देखोगे वहां पर मिनरल्स बहुत मिलेंगे, आयरन ओर्स बहुत मिलते हैं, आयरन ओर्स इन दी सेंट्रल इंडिया एंड साउथ बिहार कंट्रीब्यूटिंग टू द मटेरियल वेल्थ। तो गुप्तास का जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था वो क्या था? पहला, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वो बड़े फर्टाइल एरिया में रह रहे थे, एंड फर्टाइल एरिया ऑफ मध्य देश। क्या बोल रहे थे इसको? फर्टाइल एरिया ऑफ मध्य देश। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि दे एक्सप्लॉइटेड आयरन ओर्स इन सेंट्रल इंडिया। तो मतलब दूसरा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सेकंड उनको जो एडवांटेज था वो क्या था? वो एडवांटेज था आयरन ओर्स का, यानी कि वेल्थ उनको मिल रही थी। ठीक है, तीसरा था कि उनका जो प्रॉक्सिमिटी था टू वेरी क्लोज टू द सिल्क रूट। ठीक है ना, द प्रॉक्सिमिटी टू द नॉर्थ इंडियन रीजन्स एंगेज्ड इन सिल्क ट्रेड विद द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एडेड द गुप्ता एक्सपेंशन। तो तीसरा रीजन था इनका डोमिनेट करने का कि जो उनका ट्रेड चल रहा था रोमन एम्पायर के साथ वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मतलब एंगेजिंग इन द सिल्क ट्रेड, नॉट द सिल्क रूट, सिल्क ट्रेड। कैपिटलाइजिंग ऑन फेवरेबल फैक्टर्स, गुप्ता एस्टैब्लिश रूल ओवर द अनुनाग, प्रयाग, साकेत एंड मगध। तो आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर उन्होंने देखते हुए क्या क्या किया। साकेत की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको साकेत दिख रहा है, प्रयाग की बात करेंगे ये प्रयाग दिख रहा है, देन आप देखोगे अनुनाग की बात करेंगे, इसमें मैप में नहीं है। ठीक है, एनीवे आगे एंड मगध, मगध आपको ऑफकोर्स ये पूरा एरिया जो है मगध का दिखा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, हम लोग चाहें तो इन रीजन्स को यहाँ पर कोट कर सकते हैं, बट उसके अलावा इनिशियली कन्फाइंड टू द मिडिल गंगा बेसिन, गुप्ता किंगडम एवॉल्व्ड इन ऑल इंडिया एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य बना। कुशान पावर वेंड अराउंड 280 AD, खत्म हो गई, लीडिंग टू द मुरुंदाज रूल ओवर सेंट्रल इंडिया अंटिल 280 AD। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुशान की पावर जो है वो डिक्लाइन होती है, और उस जगह फिर आप देखोगे कि मुरंदाज जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन 25 ईयर्स लेटर अराउंड 275 AD के आसपास आप देखोगे कि गुप्ता डायनेस्टी जो है वो पावर में आती, कुशान पावर यहाँ पर एंड हो जाता है। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक बातें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, मैं एक चीज़ और रेफर कर लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कुशान पावर केम टू एन एंड अराउंड 230 AD। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ गलत लिखा हुआ है, तभी वो यहाँ पर मेंशन है 230 AD है दोस्त, ये चीज़ करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ना ये चीज़ गलत मेंशन है, ये जो लिखा हुआ है कि कुशानों की पावर जो है वो 230 AD में ख़त्म होती है, 230 AD में ख़त्म होती है। अब समझिए 230 AD में कुशान खत्म हो गए, 230 AD में कुशान खत्म होने के बाद यू विल फाइंड कि 250 AD तक, मतलब अब यहाँ पर कौन थे? ये थे आपके मुरुंदास। ठीक है ना, कौन थे? मुरुंदास थे। ठीक है,
ये बेसिकली किंगशिप मानी जाती थी कुशान्स के। कुशान्स की मतलब कुशान से ही किंगशिप में लोग थे, उन्हीं के लोग थे, ठीक है, जो रूल कर रहे थे। और फिर उसके 25 साल के बाद यू विल सी कि 275 एडी के अराउंड, 275 एडी के अराउंड यहाँ से गुप्ता अंपायर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो वाई गुप्ता अंपायर फ्लरिश्ड, इसके यहाँ पर कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर 3 रीजन तो लिख ही लीजिए कि क्यों गुप्ता अंपायर करता है। इनको पॉइंट्स में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट है फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड में रहे, ठीक है ना, यानी कि ये एरिया ऑफ यूपी एंड बिहार का एरिया था, ठीक है, प्लस मध्य प्रदेश का एरिया था, ठीक है। सो इस एरिया में आपको एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा देखने को मिला। नंबर 1 रीजन हो गया उनके एक्सपेंशन का। नंबर 2 रीजन देखेंगे आप तो वो आयरन ओर रिजर्व्स हो गए, आयरन ओर के रिजर्व्स इनको मिले, जिसकी वजह से ये लोग, इनको काफी फेवरेबल कंडीशन मिली। एंड नंबर सी आप देखोगे वो था, नंबर सी आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्रॉक्सिमिटी टू द एरियाज इन नॉर्थ इंडिया, जो कि सिल्क रूट, सिल्क कैरिड ऑन सिल्क ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन अंपायर, जिसको हम लोग बाइजेंटीन अंपायर भी कहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, नोट करिएगा, ट्रेड इन सिल्क, या ऐसे लिख लीजिए प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी विद एरिया, कौन से एरिया, जो इंगेज करते हैं ट्रेड इन सिल्क, जो इंगेज करते हैं किसमें, सिल्क के ट्रेड में। ये चीज जो है वो आपको यहां पर अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट ये किसके साथ ट्रेड कर रहे थे, ये कर रहे हैं ईस्टर्न रोमन अंपायर के साथ, ठीक है ना, ईस्टर्न रोमन अंपायर, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है बाइजेंटीन अंपायर बोल रही है, क्या बोल रही है, बाइजेंटीन अंपायर इसको यहां पर बोल रही है। सो आई होप ये पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वेर द स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ऑफ गुप्तास, ठीक है। प्लीज नोट करिए, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस टू गुप्तास, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस क्या थे गुप्तास के, वो होपफुली यहां पर आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। देखो जो स्लाइड में लिखा हुआ है अल्टीमेटली वो सब चीजें यहीं पर आ रही हैं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि लिख के नहीं पढ़ा है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये एक डेट यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि भाई 230 एडी के आसपास आप देख रहे हो, 230 एडी में कुशान्स जो हैं वो क्या होते हैं, कुशान्स डिक्लाइन कर जाते हैं। उसके बाद 250 एडी के आसपास आप देख रहे हो जो खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, जो चल रहे हैं, कुशान पावर लीडिंग टू मुरंदाज रूल अंटिल 250 एडी, यहाँ पर अब मुरंदाज रूल कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुरंदाज ही इनकी किंगशिप में थे, किंगशिप, ठीक है। और उसके बाद यू विल सी 275 एडी में गुप्ताज आर कमिंग इनटू पावर। यहाँ पर आप देखिए गुप्ताज जो हैं वो पावर में आ गए। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आई होप ये कहानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कहानी आपको अच्छे से, मतलब इस स्लाइड पे आप देख रहे हो ना, इस स्लाइड पे सिर्फ इतनी चीजें लिखी हैं। अब बताओ मैं इसको दोबारा से क्या लिखूँ या फिर मैं इसको बड़ा बड़ा क्या लिखूँ, लिखी हुई है, नोट्स भी बने हुए, और आप इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हो। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की, जिनका रूल 319 एडी में शुरू होता है, यानी रूल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, 334 एडी तक। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है, बहुत ही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे चंद्रगुप्त वन, ही वॉज द मेन इंपॉर्टेंट रूलर, और इन्होंने लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी करी। चंद्रगुप्त वन द कीर गुप्ता रूलर मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, चंद्रगुप्ता का जो एक्सपेंशन है वो हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जो लिच्छवी प्रिंसेस थी वो नेपाल से थी लाइकली, इस वजह से उनका जो स्टैंडिंग्स है या उनका जो एक्सपेंशन है वो और हो जाता है। गुप्ताज मैंने बताया पॉसिबली वो पोटेंशियली वैश्यास थे, गेन्ड प्रेस्टीज थ्रू अलायंस विद क्षत्रिय फैमिली। अब आपका सोचने वाली बात है कि सर ये वैश्यास थे तो इतना इंपॉर्टेंस कैसे मिला? इसलिए इंपॉर्टेंस मिला क्योंकि गुप्ताज जो है इनका जो मैरिज अलायंस हो गया था, गेन प्रेस्टीज थ्रू हिज अलायंस, ये जो अलायंस हुआ, चंद्रगुप्त की शादी जो हुई क्षत्रिय फैमिली में, ठीक है, उसकी वजह से ये अलायंस इनका यहाँ पर होता है और इनका प्रेस्टीज जो है बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त वन सिग्निफिकेंस इज एविडेंट दैट एज ही इनिशिएटेड द गुप्ता एरा इन 319 एंड 20 एडी। तो चंद्रगुप्त वन ने यहाँ पर क्या किया, एक गुप्ता एरा स्टार्ट किया था 319 और 20 एडी में, जहाँ से उनके रेन की शुरुआत होती है। सब्सिक्वेंटली बहुत सारे ऐसे न्यूमरस, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिले हैं गुप्ता पीरियड को, जो उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो सबको हाईलाइट नहीं किया गया है, ठीक है, हम उसको किसी और सीरीज में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो एनसीईआरटी के अंदर इतना ही दिया गया जो हम उसको कवर कर रहे हैं फिलहाल, वी आर
ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। तो हमें चंद्रगुप्त वन के बारे में सिर्फ यही 4 पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पर अच्छे से, 3 पॉइंट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। पहला, उनका मैट्रिमोनियल लाइन्स, ठीक है। अब आप चाहो तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, चंद्रगुप्त वन के 3 पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस, और मैरिज अलायंस से क्या हुआ? प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या हो गई? इंक्रीज्ड, प्रेस्टीज बढ़ गई, है ना, क्योंकि इनकी जो शादी हुई थी वो लिच्छवी प्रिंसेस से हुई, लिच्छवी प्रिंसेस से हुई, ठीक है। और ये क्योंकि ये ऑब्वियसली गुप्ता वैश्यास थे, तो यहां पर जो आप देख रहे हो उसकी वजह से पता चला कि हाँ भाई प्रेस्टीज बढ़ गया। नंबर 2, गुप्ता एरा शुरू होता है। दिस वॉज बेसिकली 319 एंड 20 एडी में चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया था। एंड नंबर 3, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो हाईलाइट करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को। हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस। क्लियर है यहां तक बात? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए समुद्रगुप्त की बात करते हैं। यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अब समुद्रगुप्त का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुप्ता किंगडम सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड अंडर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त के लड़के थे यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट करिएगा कि चंद्रगुप्त वन के सन और उनके सक्सेसर बहुत समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेकर 380 तक रूल करते हैं। मतलब यहाँ पर इनका 45 सालों का रूल था, जबकि चंद्रगुप्त वन का जो रूल है वो आपने देखा 15 साल के आसपास। अब अशोका के कॉन्ट्रास्ट में एकदम ये ऑपोजिट किंग था। जैसे अशोका फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करने से मना कर रहे थे क्योंकि वो ही वाज वेरी मच मूव्ड बाय द हॉरर्स ऑफ कलिंग वॉर, उल्टे थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बेसिकली आप देखोगे तो वो वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि लड़ाई लड़ो और कॉन्क्वेस्ट करो, कब्जा करेंगे, एकदम लोगों को मतलब कब्जा करना है उनके ऊपर, ये सब चीजें उनका यहाँ पर था। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू अशोकाज पीसफुल पॉलिसीज, ही वॉज बेसिकली, समुद्रगुप्त वॉज बेसिकली व्हाट, समुद्रगुप्त ने वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को का साथ लिया और अपना एक्सपेंशन यहाँ से करना शुरू किया। और जब आप इतना एग्रेसिव थे तो समुद्रगुप्त के टाइम पे बहुत एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। एंड एज यू कैन सी समुद्रगुप्त के कोर्ट में उनके एक पोएट थे जिनका नाम था हरिसेन, ठीक है। डिटेल्ड, हरिसेन ने डिटेल्ड मिलिट्री अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, कहाँ पर? इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखाए हुए, ठीक है ना। तो ये इंस्क्रिप्शन उसी सेम पिलर पे हुआ है जहां पर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखाए हैं, ठीक है। तो एक ही पिलर है जहां पर अशोक के भी इंस्क्रिप्शंस हैं, उसी पे समुद्रगुप्त ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम पिलर एज अशोकास पीसफुल इंस्क्रिप्शंस लिस्ट द पीपल्स एंड कंट्रीज कॉन्कर्ड बाय समुद्रगुप्त। तो उसमें पूरी लिस्ट लिखी है कि समुद्रगुप्त ने किन किन एरियाज को यहाँ पर कॉन्कर किया। ध्यान रखना कि वो सेम पिलर है जिसपे अशोका ने लिखवाया था, सेम पिलर है जिसमें समुद्रगुप्त ने लिखवाया, और ये अकाउंट्स उनके समुद्रगुप्त के कोर्ट के पोएट हरिसेन ने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन रिलेटिव टू एडिक्ट्स ऑफ अशोका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग जगह यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और समुद्रगुप्त एक के बारे में थोड़ा डिटेल चीजें यहाँ पर फोटो बड़ा करके दिखा दिया है। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली सर्कल्स द पिलर एंड इज रिटन अराउंड द माइनर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो जहाँ जहाँ अशोका के माइनर एडिक्ट्स थे उसके अराउंड आपको समुद्रगुप्त के ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे कितना एक्सपेंशन हुआ वो आप देख सकते हैं। इफ़ यू सी दिस, यहाँ पर ये आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कितना बड़ा एरिया। समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स में उनकी कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 5 ग्रुप कौन कौन सी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला ग्रुप आता है, पहला आता है जो आपका गंगा यमुना द्वीप का एरिया है। प्लीज इसको आप ना ऐसे 1 पॉइंटर में लिख लीजिए। गंगा यमुना द्वीप का एरिया था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा एरिया जो था वो था आपका ईस्टर्न हिमालय और आपका जो एरिया था बंगाल का, ठीक है। तो ग्रुप 2 में कौन सा आता है? ईस्टर्न हिमालय का एरिया आता है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दिस एरिया ऑफ असम हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। ये एरिया ऑफ असम हो गया, नेपाल हो गया इधर, और बंगाल का एरिया हो गया। तो ये वाले एरियाज, ठीक है ना, एरिया ऑफ बंगाल, एरिया ऑफ आप देखोगे तो बंगाल का मिलेगा, इधर आपको एरिया ऑफ थोड़ा असम मिल जाएगा, इधर आपको नेपाल मिल जाएगा, राइट, इधर आपको नेपाल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्रुप 3 फॉरेस्ट किंगडम्स, कहाँ की? विंध्यास के। अब यहाँ पर एरिया कैप्चर किया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखिए फॉरेस्ट किंगडम्स इन द विंध्या रीजन नोन एज अतविका राज्याज, ठीक है। अतविका राज ब्रॉड अंडर समुद्रगुप्त कंट्रोल, तो ये वाला एरिया। तो पहला तो बताया भैया कि ये वाला एरिया कैप्चर किया पूरा,
गंगा जमुना दोआब एरिया, फिर उसके बाद ये वाला एरिया बताया, फिर ये, मतलब सभी कुछ कवर हो रहा है, देख रहे हो आप, सभी कुछ कवर हो रहा है। विंध्याचल की पूरा रेंज हो गया, इधर आपका पूरा बंगाल का एरिया हो गया, सब कुछ कवर पार्ट्स में बताया जा रहा है। देन ग्रुप 4 की बात करेंगे तो आप देखो 12 रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया और ईस्टर्न डेक्कन के एरिया की बात हो रही है। कॉन्कर्ड एंड लिबरेटेड विद इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू कांची इन तमिलनाडु। ये कांचीपुरम देखो, जो कि किसकी कैपिटल थी, जो कि पल्लवास की कैपिटल थी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ तक कंट्रोल इनका आया। पल्लवास का देखो लिखा हुआ है नाम ऑलरेडी, तो पल्लवास की कैपिटल थी और यहाँ तक इनका कंट्रोल आता है। एंड ग्रुप 5 कॉन्क्वेस्ट ऑफ शाकाज एंड कुशान्स, ये वाला जो एरिया था शाकाज का इधर और कुशानों का एरिया, वो सब यहाँ पर कैप्चर किया इन अफगानिस्तान, सॉलिडिफाइंग गुप्ता डोमिनेंस इवन बियॉन्ड इंडिया। तो बेसिकली 5 ग्रुप में थे। अगर आप मैप में ध्यान रखोगे तो पहला आपको यूपी बिहार का ये लेना है नंबर 1, फिर आप उसके और ईस्ट में चले जाओ तो बंगाल, असम और नेपाल का एरिया हो गया नंबर 2, फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो आपका जो विंध्याचल का अराउंड एरिया है वो हो गया नंबर 3, फिर उसके बाद और नीचे चले जाओ तो आपका पल्लवास के एरिया तक साउथ का या दक्कन का एरिया हो गया, ठीक है, जिसको मतलब वो एरियाज हो गया, कांची तक का एरिया हो गया, वो नंबर 4, एंड नंबर 5 आपका इवन एक्सटेंडिंग टिल कहाँ तक, अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करता हुआ एरिया हो गया। क्लियर है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ना समुद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस जो है वो श्रीलंका तक पहुंचा। कैसे? श्रीलंका के जो एक राजा थे उन्होंने पेशकश भेजी थी समुद्रगुप्त के टाइम पे कि हम आपके यहाँ एक बड़ा सा मोनेस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बनाना चाहते हैं। तो समुद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पहुंचा, एज यू कैन सी हियर, वेयर क्या हुआ, मेघवर्मन ही बेसिकली सॉर्ट परमिशन, वो परमिशन लेते हैं समुद्रगुप्त से कि हम एक बुद्धिस्ट का टेम्पल बनाना चाहते हैं आपके गया में, और इस परमिशन को समुद्रगुप्त ने ग्रांट कर दिया था। चाइनीज सोर्सेस के हिसाब से देखें तो समुद्रगुप्त को जो उसकी कॉन्क्वेस्ट पॉलिसीज थी, जिस हिसाब से वो कब्जाना चाहता था, उसकी वजह से उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी उसको कहा जाता है। इज बिलीव टू हैव नेवर फेस डिफीट, ठीक है, उन्हें कभी डिफीट ही फेस नहीं करी, इसलिए बोला जाता है। नाउ समुद्रगुप्त फोर्सिबली यूनिफाइड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारा एरिया समुद्रगुप्त ने फोर्सिबली अपने अंडर यहाँ पर यूनिफाई करवाया। फोर्सिबली बहुत सारा एरिया जो है फोर्सिबली मतलब जोर जबरदस्ती से अपना इन्फ्लुएंस डाल के उसको कब्जा करवाया। क्लियर है ना। चंद्रगुप्त 2 की बात करेंगे। ये वही चंद्रगुप्त 2 जिसके बारे में आपको एक बार और चर्चा कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि आपको पता होगा कि जब उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त 2 ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, राइट। और मैंने आपको डिस्कस किया था कि 57 BC में जब ये आपका रूल चल रहा था, शाका रूल चल रहा था, तो शाका का जब यहाँ के लोग जब इन्वेड करते हैं तो उज्जैन के एक राजा थे जो शाकाओं को खदेड़ देते हैं, अपने एरिया से भगा देते हैं। वहाँ के उज्जैन के राजा ने ये टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, तो उसके बाद से बड़े पॉपुलर हो गए थे टाइटल। और इंडिया में ऐसे 14 विक्रमादित्य थे एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। चंद्रगुप्त 2 रेन मार्क द पिनिकल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कैरेक्टराइज बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बहुत तगड़ा होता है अपने अलाइंसेस के थ्रू, बहुत सारे अलाइंसेस बनाए उसने और उसने कॉन्क्वेस्ट की, और यहाँ से उसका जो है वो एक्सपेंशन शुरू होता है। चंद्रगुप्त ने शादी करी, उसने अपनी डॉटर की शादी करवाई। नौ सी चंद्रगुप्त स्ट्रैटेजिकली मैरिड हिज डॉटर, किसको, प्रभावती को। अब देखना, प्रभावती हु वाज अ वाकाटाका प्रिंस इन द सेंट्रल इंडिया। वाकाटाका कहाँ रूल कर रहे हैं आपको पता है, जहां पहले सतवाहन थे, ठीक है ना, राइट। तो चंद्रगुप्त ने अपनी डॉटर की शादी करवा दी इस वाकाटाका प्रिंस जिसका नाम प्रभावती था। अब प्रभावती की डेथ हो जाती है, वो राजा की डेथ हो गई, वो प्रिंस की डेथ हो गई। प्रिंस की डेथ हुई तो उसके बाद उनका लड़का, यानी कि जो इस शादी से वेडलॉक से, यानी प्रभावती और जो उनकी बेटी से जो शादी हुई, जो लड़का हुआ वो छोटा था अभी, तो उसकी जगह फिर जो उनकी बेटी थी, यानी कि चंद्रगुप्त 2 की जो बेटी थी, वही गद्दी बैठ गई। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप देखोगे तो चंद्रगुप्त 2 का कंट्रोल इनके ऊपर भी, इनके एरियाज के वाकाटाकास के ऊपर भी हो गया। तो फॉलोइंग द प्रिंसेस डेथ, प्रभावती विद हर टाइज टू चंद्रगुप्त इफेक्टिवली गवर्न द वाकाटाका किंगडम। तो वाकाटाका किंगडम को अब कौन कर रहा है गवर्न, वो उसकी लड़की कर रही है। तो चंद्रगुप्त स्ट्रैटेजिकली मैरिड हिज डॉटर का नाम है प्रभावती, और शादी करवाई किससे, वाकाटाका के राजा के साथ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ करिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी, इसका नाम था प्रभावती, उसकी शादी करवाई वाकाटाका के प्रिंस के साथ। प्रिंस की डेथ हो जाती है, तो अब प्रभावती का जो लड़का होता है वो छोटा है अभी, तो प्रभावती गद्दी बैठती है ना, और प्रभावती ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ गवर्न कर रही है वाकाटाका किंगडम को। और अगर उनकी बेटी गवर्न कर रही है तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रगुप्त 2 इज गवर्निंग इट।
ठीक है। तो फॉलोइंग द प्रिंसेस डेथ, प्रभावती विद हर टाइज टू द चंद्रगुप्ता effectively governed the वाकाटाका किंगडम, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त टू के टाइम में भी वाकाटाका भी यहाँ पर कंट्रोल में आ गया। तो चंद्रगुप्त टू इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है, किसके ऊपर, वाकाटाका के ऊपर आ जाता है, राइट। फैसिलिटेट द कॉन्क्वेस्ट, और जब वाकाटाका पे कंट्रोल हुआ तो कॉन्क्वेस्ट हुआ कौन सा, मालवा का एरिया कैप्चर कर लिया गया। यहाँ वाला जो एरिया है ये मालवा का एरिया है, इसे कैप्चर किया गया। एंड गुजरात, ठीक है, जहाँ शका क्षत्राप थे यहाँ भी कैप्चर किया गया। तो आप देखो कैसे जो है धीमे धीमे वो बढ़ रहा है। कॉन्क्वेस्ट सिक्योर्ड द ल्यूक्रेटिव वेस्टर्न सी कॉन्टैक्ट। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता है कि जब आप इस जगह तक कैप्चर कर लिए हो, ये वाला आपने पहले ही कैप्चर कर रखा था, बंगाल वाला एरिया ये हो गया, इधर आपका आसाम हो गया, नेपाल हो गया, गंगा यमुना द्वारा पहले कैप्चर कर चुके हो, है ना। फिर वाकाटाका आपके अंडर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ की प्रिंसेस जो है वो अलाई हो गई, है ना। क्योंकि प्रिंसेस कौन, मतलब यहाँ की रानी कौन हुई, चंद्रगुप्त टू की डॉटर हुई, जिसका नाम था क्या, प्रभावती। तो प्रभावती इज नाउ द डॉटर, कहाँ इसकी, चंद्रगुप्त टू की डॉटर है, और यहाँ के राजा की प्रिंसेस की डेथ के बाद यही रूल कर रही है। तो इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त टू के टाइम में ये भी आ गया अंदर, ठीक है ना। साका भी कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ तक आ गए तो मतलब पोर्ट्स का जो यूसेज है वो इनके हाथ में आ गया, और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। ट्रेड और बढ़िया तरीके से हुआ। वही लिखा हुआ है कि द कॉन्क्वेस्ट सिक्योर्ड द ल्यूक्रेटिव वेस्टर्न सी कोस्ट इनहांसिंग ट्रेड। ट्रेड बहुत हुआ, है ना, इसकी वजह से खूब प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली। ये आप देख रहे हो इन द एरिया ऑफ उज्जैन, ये उज्जैन है, और ये एरिया साकास का वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पर खूब प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली। उज्जैन अंडर चंद्रगुप्त टू, ये इनकी कैपिटल बनती है, सेकंड कैपिटल बन जाती है। सो दिस वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्तास, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब लोगों को अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता टू एंड कल्चरल फ्लरिश। नाउ सी, अब चंद्रगुप्त टू के टाइम में एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन हम देखते हैं, कहाँ पर है, जो कि हमारा कुतुब मीनार के पास ही है। एंड आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर जो है वो आयरन का है, उस पर इंस्क्रिप्शन हो रखा है, ठीक है। तो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आपका कुतुब मीनार के पास में है दिल्ली में। प्रेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ अ किंग नेम चंद्र। तो ये काफ़ी जो बड़ाई है, काफ़ी प्रेज, काफ़ी तारीफें जो है वो चंद्र की कर रखी हैं। अगर ये चंद्रगुप्त हैं तो वही बात आएगा, इफ चंद्र इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सजेस्ट गुप्ता अथॉरिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो ये सजेस्ट क्या, गुप्ता अथॉरिटी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया काफ़ी हो गया था, एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बंगाल भी हमारे अंडर यानी गुप्तास के अंडर आ गया था। हमको ये कुतुब मीनार के पास से जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है उससे पता चलता है कि चंद्र ने जो अचीवमेंट्स किए थे। अब अगर वो चंद्र और चंद्रगुप्त सेम है तो मतलब बंगाल और नॉर्थ इंडिया हमारे गुप्ता कब्जे में था। However, the epigraphic eulogy appears to be exaggerated, questioning the extent of Chandragupta's true influence. हालांकि ऐसा लगता है कि जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है काफ़ी एग्जैजरेटेड है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, और शायद ये इतना करेक्ट यहाँ पर, ये इतना राइट ना हो। चंद्रगुप्त टू ने फिर टाइटल अडॉप्ट किया कौन सा, विक्रमादित्य का। मैंने आपको ये किस्सा डिस्कस कर दिया कि 57 BC में उज्जैन के रूलर ने क्या किया था, उज्जैन के रूलर ने शाका के जो क्षत्राप थे उनको भगा दिया था, और वहीं से ये टाइटल लिया था, राइट, विक्रमादित्य के। और फिर उसके बाद विक्रमादित्य टाइटल एक फैशनेबल टाइटल हो गया, बहुत सारे राजा महाराजा ने उसको अडॉप्ट किया, है ना। मैंने बताया आपको 14 किंग्स थे ऐसे जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया। तो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू बेसिकली लोकेटेड इन उज्जैन बोस्टेड न्यूमरस स्कॉलर्स। अब चंद्रगुप्त टू की कोर्ट जो उज्जैन में था, वहाँ से बहुत सारे ऑथर्स का नाम, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम सामने आता है। जैसे कालिदास की बात करें, जैसे कि हम अमर सिम्हा की बात करें, तो ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका नाम यहाँ सामने आता है, जिनको चंद्रगुप्त टू ने एक तरह से पैटर्नाइज किया, ठीक है। ड्यूरिंग चंद्रगुप्ताज रेन चाइनीज पिलग्रिम जो थे फाहे बेसिकली चंद्रगुप्त टू के टाइम में इंडिया आते हैं, और वो जो कुछ भी मतलब चाइनीज ट्रैवलर थे, ही केम टू इंडिया, ठीक है। इट्स नॉट ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। और जब वो आए तो यहाँ से जो देखते हैं जो चीज़ें, ठीक है, वो जो चीज़ें देखी उन्होंने, और वो चीज़ें फिर उन्होंने क्या करी, फिर उन्होंने लिखी, प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पीपल वे ऑफ लाइफ, राइट। देन फॉल ऑफ एम्पायर के बेसिकली 4-5 रीजन है। एक रीजन है हुणों का चैलेंज, ठीक है ना। हुणों का इन्वेजन हुआ था, और हुणों का इन्वेजन को टक्कर सिर्फ एक ही आदमी दे पा रहा था कुछ टाइम के लिए, वो थे स्कंदगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्ता टू सक्सेसर काफ़ी फेस किए हुण के इन्वेजन को,
और ये इन्वेजन जो है कहाँ से हुआ, सेंट्रल एशिया से हुआ। हुण जो है सेंट्रल एशिया से आए थे और ये इन्वेजन हुआ इन दी सेकेंड हाफ ऑफ दी फिफ्थ सेंचुरी। एंड एज आई टोल्ड यू कि जनरली गुप्ता किंग जो है स्कंदगुप्त जो थे वही इसका टक्कर दे पाए कुछ टाइम तक, बाकी फिर लोग इसको नहीं संभाल पाए, राइट। हुन इन्वेडर्स ने, उनके पास बड़ी तगड़ी हॉर्समैनशिप थी जिसकी वजह से, या फिर वो बो तीर मारने वाली जो होता है हथियार वो बड़ा अच्छा चला लेते थे वो लोग, जिसकी वजह से उनके पास इस चीज़ का एडवांटेज था, ठीक है ना, इसलिए वो एक्सेल्ड इन आर्चेस। बाय 485 हुनाज ऑक्यूपाइड ईस्टर्न मालवा। अब उन्होंने देखो ईस्टर्न मालवा को ऑक्यूपाई कर लिया, सेंट्रल इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया, पंजाब, राजस्थान, ये सब को ऑक्यूपाई कर लिया। इसके गुप्ता अंपायर जो है धीमे धीमे उनका एक्सटेंड यहाँ पर कम होने लग गया। नंबर टू इज यशोधर्मन ऑफ मालवा। अब ये जो राजा था यशोधर्मन ऑफ मालवा, ही वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ओलिकारा फ्यूडेटरी फैमिली। इन्होंने हुण की पावर को हराया, हुणों को हराया बाय 532, बट ऑल्सो चैलेंज दी गुप्ता अथॉरिटी। मतलब इन्होंने गुप्तास को भी चैलेंज किया और हुणों को तो यहाँ से भगा ही दिया, ठीक है। अब यशोधर्मा बेसिकली अब वो राजा अपने आप को क्लेम करने लगे कि बहुत बड़ा इनका रूल नहीं चलता है। यशोधर्मा's रूल दो ब्रीफ डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू द गुप्ता अंपायर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स इन्फ्लुएंस। दूसरा था नंबर 2 फर्स्ट हुण इन्फ्लुएंस, दूसरा था क्या, यशोधर्मा का रूल, यशोधर्मा ऑफ मालवा, ये करते हैं। नंबर 3 ना, दूसरा था रीजनल या फ्यूडिटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। सो द गुप्ता एम्पायर फेस्ड इंटरनल चैलेंजेस विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडिटरीज। अब गुप्ता एम्पायर को इंटरनल चैलेंज, बाहर से तो अटैक्स हो रहे थे और इंटरनली अब वो लोग टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके फ्यूडिटरीज थे, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और वो अपने आप को धीमे धीमे अपने आप का इंडिपेंडेंस वो डिक्लेयर करने लगे थे, ठीक है। सो लेट गुप्ताज या लेटर गुप्ताज जो थे, मगध सिक्योर्ड पावर इन बिहार वाइल द मौखारीज, ये इंपॉर्टेंट है, अब मौखारीज यहाँ पावर में आ रहे थे। मौखारीज रेज टू प्रोमिनेंस इन बिहार और उत्तर प्रदेश विद कन्नौज एज द कैपिटल। तो मौखारीज भी यहाँ पर एक थे, उनकी कैपिटल कन्नौज बनाई उन्होंने अपनी। तो ये भी एक रीजन बनता है। नंबर 4 जिसमें आप बोल सकते हो, नंबर 3 में जब आप बोलोगे फ्यूडिटरीज रीजनल शिफ्ट्स, तो इसमें नंबर 1 आता है रीजन क्या, या ये पूरा 3 रीजन रखो, इसमें पहला रीजन वॉज दिस और दूसरा रीजन वॉज मौखारीज। 2 रीजन होते हैं, ठीक है, फ्यूडिटरीज के 2 रीजन। पहला आ गया आपका क्या, पहला आ गया कौन सा भाई, नॉर्थ बंगाल फ्यूडिटरीज इन साउथ बंगाल असर्टेड इंडिपेंडेंस, और दूसरा मौखारीज, उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली। अराउंड 550 AD आप देखोगे बिहार और उत्तर प्रदेश शिफ्टेड आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गुप्ता से बाहर चले गए थे। इंडिपेंडेंट प्रिंसेस इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश इशूड लैंड ग्रांट्स इन देयर ओन नेम्स। अब वो इंडिपेंडेंट प्रिंसेस थे, वो भैया उनकी जमीन होना, वो अपने नाम में लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, ठीक है, इन देयर ओन नेम्स यूजिंग द गुप्ता एरा फॉर डेटिंग गुप्ता एरा कर रहे थे, लेकिन वो नाम अपना लगा के बेच रहे थे कि हाँ भैया हमारा है। देन उसके बाद देखोगे वलाभी रूलर्स यू विल फाइंड हियर, ठीक है, एस्टैब्लिश अथॉरिटी इन गुजरात एंड वेस्टर्न मालवा कंट्रीब्यूटिंग टू गुप्ता डिक्लाइन। तो बेसिकली इधर आपको वलाभी का रूल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे फ्यूडिटरीज थे बंगाल के साइड पे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं। हुणों का यहाँ पर आक्रमण होता है, ठीक है। उसके अलावा यशोधर्मा ऑफ मालवा, वो अपने आप को सुप्रीम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पर गुप्तास का डिक्लाइन होना शुरू होता है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बाद आप देखोगे गुप्ता का इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो जाता है फ्रॉम दी मालवा एंड फ्रॉम दी सौराष्ट्र रीजन, यानी ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो सौराष्ट्र का एरिया, मालवा का एरिया, यहाँ से खत्म हो जाता है। लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया अगर आपके हाथ से चला गया, ये वाला एरिया चला गया, इसका मतलब ट्रेड भी यहाँ से होना कम हो गया, ट्रेड भी क्या हो गया, ट्रेड भी डिक्लाइन कर गए, है ना। लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया बाय द एंड ऑफ 5th century AD इम्पैक्टेड द गुप्ता फाइनेंसेस कम हो गए, है ना, क्योंकि ट्रेड गिर गया था, कॉमर्स गिर गया था। इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो थानेश्वर, ये एक और रीजन आता है, देखिए नंबर 5 या नंबर 4 रीजन बना क्या, नंबर 4 रीजन थानेश्वर यहाँ से भी डायनेस्टी शुरू होती है हरियाणा में, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग हर्षवर्धन की बात करेंगे। तो थानेश्वर प्रिंसेस स्टैब्लिश कंट्रोल इन हरियाणा ग्रेजुअली एक्सटेंडिंग टू कन्नौज, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में करने वाले। सो गुप्ता स्टेट फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी। इतनी बड़ी आर्मी कैसे मेंटेन करेंगे, एक रीजन इनका ये भी रहा, नंबर 5 रीजन, 5 रीजन हो गया आपका। देन ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड ग्रांट कर रहे हो, पैसा कैसे दोगे। डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, ये भी एक रीजन बन गया इनका छठवा, जिसकी वजह से इनका इनकम कम हुआ तो इनका डाउनफॉल हो गया। माइग्रेशन ऑफ सिल्क वीवर्स फ्रॉम गुजरात टू मालवा। अब जो सिल्क वीवर्स थे वो माइग्रेट कर गए गुजरात से मालवा में 473 AD में, एंड देयर शिफ्ट टू नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशंस हाईलाइटेड द डिक्रीज इन डिमांड फॉर द क्लॉथ। वो सब डिमांड कम हो गई थी, ठीक है ना, वो शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड कम हो गई होगी, राइट। द बेनिफिट्स फ्रॉम गुजरात ट्रेड ग्रेजुअली डिमिनिश्ड आफ्टर 5th century AD।
क्योंकि ट्रेड ही खत्म हो गया था, वो एरिया ही गुप्ता के हाथ से निकल गया, तो वहां से ट्रेड ही नहीं होगा, राइट। देन इन डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू सस्टेन देयर गोल्ड करेंसी, Gupta king reduced the pure gold content after the middle of the 5th century. Despite lingering until the middle of the 6th century, the imperial Gupta rule had lost its imperial glory earlier. तो obviously गुप्ता किंग ने क्या किया, reduce the pure gold. अब उन्होंने प्योर गोल्ड का कंटेंट ही रिड्यूस कर दिया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है उनको अपनी करेंसी को सस्टेन करना है, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड का कंटेंट कम कर दिया सस्टेन नहीं करने के लिए। तो एक तरह से डिक्लाइन शो कर रहा है ना कि डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए किया। सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने 15 मिनट तो आपके इस चैप्टर में इसी बात के लिए हैं कि आपको हम बैकग्राउंड समझाएं, पूरी कहानी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। वो 15 मिनट स्टार्टिंग में ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपको अगर नहीं सुन रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन लिख दीजिएगा कि सर ने यहाँ से यहाँ तक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री इन समरी वाइज 15 मिनट में डिस्कस किया है, तो वो ज़रूर सुन लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।